अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, और सिंध हुकूमत को ऑर्डर किया गया था सिंध हाई कोर्ट की तरफ से कि वो JIT रिपोर्ट पब्लिक करें। कौन कौन सी JITs? इसमें 3 JITs का जिक्र था। एक तो उज़ैर बलोच की JIT थी, और दूसरी बल्दिया फैक्ट्री जो हादसा हुआ था और जो वहाँ पर 259 लोगों मासूम लोगों की जान बहक हुए थे, उस JIT की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया था। और तीसरा इसमें जो चेयरमैन थे, फार्मर चेयरमैन ऑफ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी डॉक्टर निसार मुराई, इस का जो कत्ल हुआ था उसकी JIT को पब्लिक करने का ऑर्डर दिया गया था। अब क्योंकि JIT होती है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, जो उसकी रिपोर्ट होती है वो हमेशा, क्योंकि ये वही रिपोर्ट है, आप ये समझें कि जब भी कोई क्रिमिनल मैटर होता है तो उसके अंदर जब इस रिपोर्ट को सबमिट करवाया जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये चालान सबमिट करवाया गया है। ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस है जो JIT करती है। ये हमारे जो दहशतगर्दी के कवानीन है, जो एंटी टेररिज्म एक्ट है, उसमें भी है, और हमारा क्रिमिनल लॉ तो फिर इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज़्यादा डिस्कस करता है। अब जो JIT है हमारे कानून में, जो JIT की रिपोर्ट है उसको कहा जाता है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। और ये आर्टिकल है कानून शहादत आर्डर 1984 का, आर्टिकल है 85, जो कहता है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट को डिस्कस करता है या पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बताता है। ये JIT हमारा लॉ, हमारी जो प्रेसिडेंट्स हैं, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स के, इसके ऊपर बेशुमार जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि JIT आर्टिकल 85 कानून शहादत आर्डर में फॉल करता है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट कहलवाता है। अब ये एक पिटीशन फाइल की गई थी, आपको याद होगा 2017 में जब उज़ैर बलोच के हवाले से केसेस बनने, बाद में वो अरेस्ट हो गया, तो उनके जो उन्होंने जो सैकड़ों लोगों को कत्ल किया, जो उसके ख़िलाफ़ मुकदमात चल रहे थे, और जो दहशतगर्दी के मुकदमात थे, जो कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात थे, डकैती के थे, जो एक्सटॉर्शन के थे, भत्ता के, और बहुत ज़्यादा इस तरह के चोरी के भी मुकदमात हैं। तो ये 54 मुकदमात, मैं ऑफेंसेस नहीं कह रहा, होता ये है कि किसी एक मुकदमे में 3-3, 4-4 ऑफेंसेस भी होते हैं। कहीं पे डकैती भी हुई है, डकैती के साथ मर्डर भी हो गया है, तो वो एक अलग चीज़ है। एक्सटॉर्शन है, एक्सटॉर्शन के लिए किसी को बुलवाया है भत्ते के लिए, वो पैसे दिए हैं, पैसे देने के बाद उसको मार भी दिया है, तो वो क्योंकि एक ही वकूआ है तो वो 3-4 ऑफेंसेस एक मुकदमे में आ सकते हैं। जब 54 मुकदमों की बात हो रही है तो उसका मतलब है कि इन्होंने जो ऑफेंसेस किए हैं वो सैकड़ों हैं, और ये वो सैकड़ों हैं जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। नहीं तो कितना लियारी गैंग और ये जो पीपल्स अमन कमेटी बनी हुई थी, जितना इन्होंने वहाँ पर तबाही की है। हमारे लियारी के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो हमें इसके बारे में बताते रहते हैं कि किस तरह इन्होंने खौफ व हिरास फैलाया हुआ था। अब ये जो जजमेंट है, ये 2 रुकनी बेंच है सिंध हाई कोर्ट का, जो कि मुश्तमिल था, जो सरबराही थी जस्टिस मोहम्मद इकबाल साहब की, और साथ जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी, ये 2 जज थे। ये पिटीशन फाइल की थी अली जैदी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब MNA हैं। उन्होंने रिपोर्ट फाइल की थी और पिटीशन फाइल की थी, और उनका अदालत से ये कहना था कि ये जो JITs हैं ये पब्लिक की जाएँ, पता चले कि कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, और किन लोगों की मदद से और किन लोगों की असिस्टेंट से, और कौन अबेटर हैं और कौन कंस्पायरेटर हैं जो इस सारे के सारे मामले में इन्वॉल्व थे। अब आपको याद होगा जो इसके ख़िलाफ़ केसेस हैं JIT में, और जो JIT की इन्वेस्टिगेशन हुई थी उज़ैर बलोच की, उसमें आसिफ जरदारी और फ़रियाल तालपुर, इन 2 लोगों का नाम सर फहरिस्त है। आसिफ जरदारी का तो ये फ्रंट मैन था ही था। जो फ़रियाल तालपुर है, जो सिस्टर है आसिफ जरदारी की, उसके लिए ये एक्सटॉर्शन करता था, एक्सटॉर्शन के पैसे उसको ये भिजवाता था, उसके कहने पे ये कत्ल करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद होगा, कुछ चीज़ें JIT की सामने आई थी। और जो 35 वॉल्यूम हैं, जो पनामा के साथ साथ जो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई थी, जो उस JIT ने किया था, 35 वॉल्यूम, उसमें भी इनके किस्से लिखे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें अब कोई ढकी छुपी नहीं रही। अब फ़रियाल तालपुर भी इसमें इन्वॉल्व थी, आसिफ जरदारी भी इन्वॉल्व था। अली जैदी ने अदालत से ये कहा कि मैं बतौर पाकिस्तान का शहरी, मेरा हक़ है, मैं कराची का रहने वाला हूँ। जिन लोगों ने कराची का अमन ख़राब किया है, जिन लोगों ने सैकड़ों हज़ारों लोगों को लियारी में मुख्तलिफ़ टारगेट किलिंग के ज़रिए और मुख्तलिफ़ दहशतगर्दी के ज़रिए मरवाया है, मुझे पता तो चले वो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन था, क्या जो हमारे ऊपर सियासी लीडर्स बैठे हैं क्या वो इन्वॉल्व थे, क्या वो
इस सारे कत्लेआम के ज़िम्मेदार हैं, इसके पीछे अबैक्टर कौन था, ये सारी चीज़ें बतौर पाकिस्तान का शहरी मेरा हक है कि मुझे पता होना चाहिए। और ये हक मुझे फंडामेंटल राइट है, मेरा आर्टिकल 19A जो राइट इन्फॉर्मेशन देता है वो ये है कि अगर कोई ऐसा पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उस तक मेरी रसाई होना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ यहाँ पे, फंडामेंटल राइट और आम राइट में क्या फ़र्क होता है। फंडामेंटल राइट हमेशा वो राइट होता है जो आपको लॉ ऑफ द लैंड देता है। लॉ ऑफ द लैंड मुराद उस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो जो आपको हकूक़ देता है वो सारे हकूक़ कहलाए जाते हैं कि वो जो हकूक़ हैं वो फंडामेंटल राइट हैं। आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक ये फंडामेंटल राइट हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। उसमें आपका आर्टिकल 4 भी है और इसी तरह आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 5 है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर है वो आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक है। अब जो आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करता है तो वहाँ पर आपके पास ये रेमेडी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के ज़रिए आप उन जो लोग हैं जो आपका हक आपसे छीनते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। अगर कोई आम राइट है तो वो आप डिक्लेयर करवाने के लिए जाते हैं सिविल कोर्ट में, डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते हैं। लेकिन जब आपने फंडामेंटल राइट है आपका और वो आपने डिक्लेयर करवाना है तो आपके पास रेमेडी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीना गया है। अब जिस यहाँ पे बड़ी बात की, आपको याद होगा सिंध हुकूमत ने भी ये बात की थी और अदालत के अंदर जो एडवोकेट जनरल सिंध थे उन्होंने भी ये बात की। उनका ये कहना था कि जनाब अगर ये पब्लिक की गई तो ये कराची और सिंध के अमन के लिए ख़तरा है। अब आप ख़ुद देखें ऐसी कौन सी बातें होंगी कि जो अमन के लिए ख़तरा हैं। अगर वो अमन के लिए ख़तरा हैं और जो लोग उसके पीछे इन्वॉल्व हैं और वो वहाँ की सियासी अशराफिया है तो खुदा का खौफ करें, उनको पब्लिक करें। वो लोग जिन्होंने उज़ैर बलोच जैसे या रौ अनवार जैसे लोगों को रखा हुआ था जो किराए के कातिल थे, तो आप ये सोचें कि अगर रौ अनवार को आपने कहीं अरेस्ट कर लिया है या उसके ख़िलाफ़ केसेस आपने चला दिए हैं या उज़ैर बलोच को अरेस्ट कर लिया है तो वो लोग तो आज किसी कोई और उज़ैर बलोच होगा, कोई और रौ अनवार होगा जो असल मुल्ज़मान हैं, जो प्लानर हैं, जो अबेटर्स हैं, जो पीछे सारी की सारी कंस्पिरेसी को देख रहे हैं। आप उन लोगों के नाम नहीं पब्लिक करते। आप पब्लिक करेंगे तो लोगों को अक्ल आएगी और अल्लाह करे ये कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएं, ये कम अज़ कम हमारी ये जो सियासी एक सिस्टम है इससे तो बाहर निकलें। और जो हम कहते हैं कि जी उन्होंने कोई ऑफेंस किया है तो उनको कभी पार्लियामेंट से प्रोडक्शन आर्डर आ जाते हैं, कभी उनको जो प्रिविलेजेस हासिल हैं बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो इंजॉय करने बैठ जाते हैं और अवाम देखती रह जाती है। अवाम को पता तो है, लेकिन अगर एक JIT ने जो कत्ल है उसका ज़िम्मेदार अगर आसिफ जरदारी को ठहराया है, अगर फरियाल तालपुर को ठहराया है, अगर सिंध हुकूमत को ठहराया है, अगर कोई बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ठहराया है, तो खुदा के लिए उनका नाम पब्लिक किया जाए ताकि आम आदमी को पता तो चले कि कौन लोग थे। सिंध हुकूमत ने भी यही कहा। सिंध हुकूमत कहती है कि अगर हमने पब्लिक कर दिया तो सिंध के अंदर और कराची के अंदर हालात ख़राब होंगे। और ये 29 जनवरी का फ़ैसला है, ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हमने इसके ऊपर पहले बात की थी। 29 जनवरी को JIT की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दिया था। आज तक JIT नहीं पब्लिक हुई और मैं अली जैदी से गुजारिश करूँगा, क्योंकि आप पिटिशनर थे, खुदा के लिए जाएँ और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें। वैसे ही जैसे बाकर नजफी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का ऑर्डर किया था, जो बेंच था सुप्रीम हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच था, रिट पिटीशन की थी पाकिस्तान अवामी तहरीक ने और उसके ऊपर आर्डर हो गया था कि रिट जो पब्लिक की जाए, जो रिपोर्ट है, उसके बाद फिर उसको डबल बेंच में उन्होंने चैलेंज किया था और डबल बेंच ने भी ऑर्डर कर दिया था कि वो पब्लिक की जाए और फिर उसी दिन शाम को पब्लिक कर दी गई थी। तो आप जाएं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ख़िलाफ़ फाइल करें कि 29 जनवरी का ऑर्डर था। आज तक इन्होंने ना बल्दिया फैक्ट्री की जो केस है और वो जो JIT है, 259 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया, एक फैक्ट्री के अंदर उनको जला दिया गया, मार दिया गया, इतना जुल्म किया गया। और वो गरीब लोग थे, वो गरीब लोग कम अज़ कम उनको आप नहीं हक देते, आप ना इंसाफ दें। आप आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, आप MQM, वहाँ के जितने भी हुंडे हैं, वहाँ जमात इस्लामी भी थी, वहाँ पे सुन्नी तहरीक भी थी, जितने लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में आया है कि ये भत्ते लेते हैं, आप उनको सज़ा ना दें, लेकिन कम अज़ कम जिनके मरे हैं उनको आप इतना तो बताएं कि आपका कातिल कौन है। क्या पता कि वो 259 जिन लोगों की डेथ हुई है या उज़ैर बलोच ने जिनके घर उजाड़े हैं वो बेचारे आज भी उनको वोट दे रहे हों।
तो उनको कम अज़ कम इतना हक़ तो है कि नहीं है कि उनको राइट दिया जाए। और एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में कहा था कि जनाब अगर JIT को हम पब्लिक कर देते हैं तो जो मुलजमान का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो फेयर ट्रायल का राइट देता है, फंडामेंटल राइट है, वो इन्फ्रिंज होगा। तो अदालत ने बड़ी प्यारी बात की थी कि आपको इनोसेंट लोगों के फंडामेंटल राइट का ख्याल नहीं है और आपको उनके फंडामेंटल राइट का ख्याल है जो दहशतगर्द हैं जिन्होंने इतने लोगों का घर उजाड़ा है, जिसके ऊपर अदालत ने बड़ी सख्ती से ऑर्डर किया था कि इन तीनों JITs को पब्लिक किया जाए, आवाम को बताया जाए। और आर्टिकल 19A क्योंकि अख्तियार देता है, हक देता है हर शहरी को कि अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो उस तक उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके सामने आए। अब मैं अली जैदी साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें सिंध हाई कोर्ट में इन ज़ालमों के ख़िलाफ़, क्योंकि सिंध हुकूमत ने तो कभी पब्लिक करनी ही नहीं है। सिंध हुकूमत जिस दिन वो पब्लिक कर देगी उस दिन आप समझ लें कि सिंध हुकूमत ही घर चली जाएगी। ये इतने ज़ालिम है और इन्होंने इतने बड़े बड़े जुल्म किए, इतने बड़े बड़े करतूत किए हैं, तो कम अज़ कम वो कौम के सामने आने चाहिए। तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे, उसमें इनको नोटिस जारी होंगे, नहीं करेंगे तो वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत में घर जाना पड़ेगा। तो खुदा के लिए ये देर ना करें और जल्द अज़ जल्द इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करवाते हुए रिपोर्ट पब्लिक करवाएं ताकि आम आदमी को पता चले कि उनका कातिल कौन है। बहुत शुक्रिया।